जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लिए हैं प्रधानमंत्री पद की, यानी कि नेहरू जी की बराबरी कर लिए हैं 3 बार कॉन्जिक्यूटिव तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री ने शपथ ली, साथ में इनके 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। उन 71 मंत्रियों के अंदर 30 कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर्स थे और स्वतंत्र प्रभार भी मिनिस्टर्स यहां पर उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में 30, 36 और 5 का जो ये आंकड़ा निकल कर आया, इन आंकड़ों में देखने दिखाने लायक बात यह रही कि जो मीडिया के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि इन मंत्रियों को जब पोर्टफोलियो मिलेगा तो उन पोर्टफोलियो में जो इनके सहयोगी दल हैं, यानी कि एनडीए के अंदर बीजेपी के जो सहयोगी गठबंधन वाले दल हैं, जेडीयू और टीडीपी जैसे, तेलुगु देशम पार्टी जैसे जो दल हैं, इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को जो विभाग वितरित हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मोदी 2.0 या मोदी 1.0 दोनों ही स्थिति में जिस प्रकार से विभागों को लेकर बीजेपी के द्वारा चला गया था, कुछ वैसा ही रिपीटिशन फिर से हुआ है। यानी कि बहुत सारे मंत्रियों को वो पद वापस से दे दिए गए हैं जो कि मोदी 2.0 में पद लिए बैठे थे। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि जो सहयोगी दल हैं, जो अपने द्वारा अपनी आंखें दिखा रहे थे, या फिर सहयोगी दलों को दूसरी तरफ यानी अपोजिशन की तरफ से जो दाने डाले जा रहे थे कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको हम ये बनाएंगे, उन लोगों के साथ बीजेपी डरी क्यों नहीं? यानी एनडीए गठबंधन में अल्टीमेटली बीजेपी ने क्यों ऐसा किया, जिसके चलते ये कयास लगाए जा सकते हैं कि यार अगर ये गठबंधन के सहयोगी टूटकर निकल गए तो एनडीए सरकार तो पूरे 5 साल चल ही नहीं पाएगी। और पूरे 5 साल चल ही नहीं पाएगी तो क्या, जो हमने अपने सेशन में एक अनाउंसमेंट किया था कि 2026 में फिर से लोकसभा चुनाव, तो क्या ये इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई तुमको अगर नाराज होना है तो हो लो, चीजें तो ऐसे ही चलेंगी? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल शाम को मंत्रिमंडल, जो कि आपने मतलब 7 तारीख रविवार के दिन आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली, उनको कल अलॉटमेंट हुआ डिपार्टमेंट्स का, यानी कि उन्हें विभाग दिए गए कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्री संभालेगा। हमने इस बारे में आपको अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी भी साझा की थी। जो प्रेस कम्युनिक आया था उसमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ में जो और पद रख रहे हैं उसमें मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जैसे महत्वपूर्ण पदों को प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में जो गृह मंत्री का पद अमित शाह जी के पास था वो उन्हीं के पास रहा, जो रक्षा मंत्री के का पद राजनाथ सिंह जी के पास था वो उन्हीं के पास रहा, गडकरी जी के पास जो सड़क परिवहन मंत्रालय था वो उनके पास रहा, नड्डा जी के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्रालय दे दिया गया। ये जो की पोजीशंस वाले पद थे जिन्हें अलायंस के द्वारा सोचा जा रहा था कि उन्हें मिलेगा, जिस प्रकार की न्यूज चल रही थी कि टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू, इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी कि इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, इन्हें होम मिनिस्ट्री मिले, इन मिनिस्ट्रीज को इन्हें नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर शिवसेना, शिंदे गुट, जो कि डिमांड कर रहा था कि नितिन गडकरी जी वाला राजमार्ग मंत्रालय उन्हें मिले, वो उन्हें नहीं दिया गया। यह दर्शा रहा है कि बीजेपी अपने तरीके से ही सरकार चला रही है। बाय द वे, आपको नंबर्स तो पता ही थे कि कुल मिलाकर के जो 72 लोगों ने शपथ ली, प्रधानमंत्री प्लस 71, उनमें से 61 मेंबर बीजेपी के हैं और 11 मेंबर सहयोगी दलों के हैं। वहीं दूसरी ओर अगर यह गठबंधन को वाकई में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देकर चला रहे होते, इस डर से चला रहे होते कि हमारे गठबंधन के सहयोगी नाराज हो जाएंगे, तो संभव है कि उन्हें बहुत ज्यादा की पोजीशंस ऑफर की जाती, जैसा इंडिया अलायंस के द्वारा नीतीश कुमार जी को पीएम पद ऑफर करने की सुर्खियां मार्केट में तैर रही हैं कि नीतीश जी आप तो इधर चले आओ, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। इस प्रकार की और तो और इस समय जैसे ही नीतीश जी की पार्टी को और टीडीपी की पार्टी को जिस प्रकार से पदों पर मतलब वो मिले हैं, पद मिले हैं, उसे देखकर दूसरी तरफ से ट्रोलिंग शुरू हो रही है कि आपको झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिया गया है, कोई खास चीज दी ही नहीं गई है। तो यह बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में एनडीए में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो चाहती ही नहीं है क्या कि इसके जो सहयोगी हैं
उन्हें पकड़ कर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ने के चक्कर में कि बोले नहीं भाई तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो ऐसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे थे। मतलब हद तो इस बात की है कि अपोजिशन के द्वारा इतने सारे प्रलोभन दिए जाने के बाद भी इन्हें 1% इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार इन लोगों का क्या होगा, क्या ये पद छोड़कर भाग सकते हैं, क्या ये पार्टी निकलकर दूसरी तरफ मिल सकती हैं, क्या ये बड़ा ही द्वंद निकलकर आया है। इससे ये बात और मतलब बल पाती है कि कहीं बीजेपी ये सोचकर तो काम नहीं कर रही है कि तुम्हें जाना है जाओ, हम अपना ऐसे ही चलाएंगे 2026 तक तो फिर इलेक्शन कराने हैं, करा